नमस्कार दोस्तों, एसीसी प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल आपका स्वागत है। और दोस्तों हम लोग एनसीईआरटी भूगोल के विषय में अध्ययन कर रहे थे, जिसमें मैंने आपको बताया था कि क्लास 9 और 10 की एनसीईआरटी की जो पुस्तक है उसके भूगोल के टॉपिक के विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। अब तक हम लोगों ने या जो हमारा चैप्टर चल रहा है भारत का भौतिक स्वरूप, इसको हमने देखा था कि भारत के पूरे भूखंड को मूल रूप से 6 भागों में बांटा गया है। पहला आपका हिमालय पर्वत श्रेणी है, जिसके विषय हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। दूसरा उत्तर भारत का मैदान, इसको भी हम लोगों ने पढ़ लिया है। पठारी भाग, जिसको हमने जस्ट अभी खत्म किया है। अब हमारा केवल मरुस्थल, तटीय और द्वीप समूह रह जाता है, जिसके विषय हम चर्चा करेंगे। तो चलिए आज हम प्रारंभ करते हैं मरुस्थल के विषय में। देखिए, भारत में मरुस्थल की बात कही जाए, पूरे भारत में अगर मरुस्थल की बात कही जाए तो हमें जो मरुस्थल है वो यहाँ पर देखने को मिलता है। ये जो इलाका है, यहाँ पे हमें मरुस्थल देखने को मिलता है। यहीं पर हमारी अरावली पर्वत श्रेणी है। अरावली पर्वत श्रेणी जो कि कहाँ है? राजस्थान में। राजस्थान में अरावली पर्वत श्रेणी है, जो कि यहाँ से जब बादल उठता है तो ये सीधी रेखा में है, समानांतर है। देखिए, अगर बादल ऐसे उठा, ये पहाड़ी ऐसी है तो ये पहाड़ी रोक नहीं पाती, बादल यहाँ से सीधा क्रॉस कर जाता है। जब यहाँ से क्रॉस कर गया तो यहाँ बारिश तो होगी नहीं। अगर ये पहाड़ी ऐसे होती तब ये रोकती और यहाँ बारिश होती, लेकिन ऐसा नहीं है। ये पहाड़ी बादलों की गति के समानांतर है, जिससे ये सीधा इनको क्रॉस कर जाता है, जिस वजह से यहाँ वर्षा बिल्कुल नहीं होती। सोचिए, पूरे साल में लगभग 150 मिलीमीटर इतना वर्षा होती है। मिलीमीटर मतलब इतना वर्षा होती है, तो क्या यहाँ पे रहेगा? इसलिए ये इलाका एकदम शुष्क है। एकदम शुष्क मतलब एकदम सूखा इलाका है, एकदम सूखा। इतना सूखा इलाका है कि अगर कभी आप बालू के यहाँ देखिए, इतना सूखा इलाका है, कभी अगर बालू के ढेर यहाँ देखें, अक्सर आप देखेंगे ही यहाँ पे बालू के ढेर बहुत ज्यादा मिलेंगे। अब ये बालू के ढेर हवा के साथ साथ उड़ते यहाँ ऐसे इकट्ठा होते रहते हैं। धीरे धीरे समय के साथ साथ ऐसे इकट्ठा होते रहते हैं और यहाँ ऐसे ऐसे करके यहाँ बालू का पूरा ढेर लग जाता है और ये ढेर थोड़ा सा कम हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रक्रिया को जरा ध्यान से आप देखें तो यहाँ इसको जरा ध्यान से आप देखेंगे तो बालू की जो ये आकृति है, ये अर्धचंद्राकार या अर्धचंद्र का निर्माण करती है। ठीक है, तो रेत का वह टीला या बालू का वह टीला जो अर्धचंद्राकार आकृति का हो, उसे हम क्या कहते हैं? बरकान। उसे हम कहते हैं बरकान। और ये बालू के टीले जैसलमेर में सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं। क्लियर हुआ? तो मोटा मोटा ये देखा गया कि रेत या बालू सबसे ज्यादा कहाँ देखने को मिलता है? राजस्थान में। आकृति की बात कहेगा तो बरकान या अर्धचंद्राकार रूप में। इस पूरे बालू वाले इलाके को या डेजर्ट को क्या बोलते हैं? थार का मरुस्थल। क्या बोलते हैं? थार का मरुस्थल। ठीक है, तो हमारे भारत देश में बालू वाला इलाका या थार का मरुस्थल कहाँ है? राजस्थान में है। ठीक है, यहाँ 150 मिलीमीटर के आसपास वर्षा होती है, जिस कारण से इस इलाके में या यह इलाका एकदम शुष्क है। यहाँ से धूल उड़ती रहती है और यहाँ पे बरकान यानी कि बरकान आप कह सकते हो, यानी कि अर्धचंद्राकार बालू के टीले पाए जाते हैं। ठीक है, तो पूरे भारत का मरुस्थल हिस्सा कहाँ है? राजस्थान। क्लियर हुआ? अब हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं। अगला जो हमारा पार्ट है, तटीय भाग। देखिए, तटीय भाग या तटीय मैदान वो इलाका है जो एक तरफ समुद्र से सटा हुआ है। देखिए, ये पूरा का पूरा तटीय मैदान इधर गुजरात से लेकर के यहाँ तक फैला हुआ है पूरा। देखिए, ये यहाँ तक उड़ीसा होते हुए पूरा ये बंगाल तक, यहाँ तक ये पूरा मैदान क्या है? तटीय मैदान है, जिसकी लंबाई या जिसकी अगर आप क्षेत्रफल की बात करेंगे तो 6100 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है। किसका? ये तटीय मैदान का। ठीक है, तटीय मैदान का क्षेत्रफल कितना है? 6100 किलोमीटर। ठीक है, 6100 स्क्वायर नहीं, 6100 किलोमीटर है इसका क्षेत्र लंबाई।
किसकी, तटीय मैदान की हम बात करें तो देखिए, कल की वीडियो मैंने आपको बताया था कि अगर भारत को मैप पे लिया जाए तो इधर का हिस्सा होता है पश्चिम और इधर का हिस्सा होता है पूर्व, ऊपर होता है उत्तर, नीचे दक्षिण। ये वाला जो तटीय मैदान है, ये वाला जो तटीय मैदान है, इसको हम बोलते हैं पश्चिमी तट। क्या बोलते हैं, पश्चिमी तट। पश्चिमी तट को 3 भागों में बांटा गया है। पहला, यहां का जो है इसको बोलते हैं कोंकण तट। ध्यान से तुम ध्यान रखिएगा, बहुत एग्जाम में पूछता है कोंकण तट। इसके नीचे आप आएंगे, मैंगलोर के आसपास का इलाका होता है कन्नड़ तट, कन्नड़ तट। और ये नीचे जो तमिलनाडु के आसपास का इलाका है, इसको हम बोलते हैं मालाबार तट। क्या बोलते हैं, मालाबार तट। समझ में आया। भारत के तटीय मैदान को कुछ भागों में डिवाइड किया गया है, जैसे पूर्वी तटीय मैदान और पश्चिमी तटीय मैदान। पश्चिमी तटीय मैदान को हम लोग पुनः 3 भाग में बांटते हैं। पहला भाग है कोंकण तट, जो कि गुजरात, गोवा और महाराष्ट्र तक फैला हुआ है। फिर आपका आता है कन्नड़ तट, ये बेंगलोर तक फैला हुआ है। कन्नड़ के बाद में आपका आता है मालाबार तट, जो कि तमिलनाडु तक फैला हुआ है। ये क्रम पूछता है। कल मैंने आपको बताया था कि कोंकण तट के आसपास कौन सा घाट है, थाल घाट। कन्नड़ तट के आसपास कौन सा है, भोर घाट। और मालाबार तट के आसपास क्या है, पाल घाट। ठीक है, क्योंकि यहाँ तट की बात नहीं हो रही है, ना यहाँ घाट की बात नहीं हो रही है, यहाँ तट की बात हो रही है। तो तटीय मैदान की बात हम करें, जो पश्चिमी तट है उसको 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें आपका मुख्यतः आता है कोंकण तट, फिर आपका कन्नड़ तट और फिर आपका मालाबार तट। ठीक है, सेम चीज पूर्वी तट की बात करें, पूर्वी तट की बात करें, इसको भी 3 भागों में बांटा गया है। पहला हमारा है उत्कल तट। ध्यान समझिएगा, पहला हमारा है उत्कल तट। उत्कल तट के बाद में दूसरा है हमारा उत्तरी सरकार। देखिए इसका नाम है, ठीक है, उत्तरी सरकार, जो कि आपका आंध्र प्रदेश में फैला हुआ है और ये उड़ीसा में। एकदम नीचे आपका है कोरोमंडल तट। ठीक है, कोरोमंडल तट। देखिए, अच्छा सॉरी, ये तमिलनाडु में है, ये तमिलनाडु में भी है और लेकिन ज्यादा इसका केरला में। देखिए क्या है ये, कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट। ठीक है, तो पूर्वी तट को भी 3 भाग में बांटा गया है, पश्चिमी को भी। एकदम यही क्रम ध्यान रखिएगा। पश्चिमी तट में क्या है, कोंकण, कन्नड़, मालाबार, कोंकण, कन्नड़, मालाबार। अब पूर्वी की बात करें तो उत्कल तट, उत्तरी सरकार, कोरोमंडल, जिसमें कोरोमंडल और मालाबार खूब दबा के प्रश्न पूछता है, ध्यान रखिएगा। मालाबार आपका केरल में है और कोरोमंडल आपका तमिलनाडु में है। पहले साल मैंने इसमें गलती से तमिलनाडु बोला, इसको करेक्शन कर लीजिएगा। ये केरल में और ये तमिलनाडु में। ठीक है, ध्यान रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ जो, अब देखिए केरल मतलब ऐसा नहीं केरल में ही है, इसका कुछ हिस्सा आपका कर्नाटक में भी है। मोस्टली आपसे ये घाट के बारे में पूछता है कि किस घाट में, तो आप ध्यान रखिएगा। 3 पश्चिम घाट में है और 3 पूर्वी घाट में है। ठीक है, हमने आपको बता दिया। एक चीज और, यहाँ पे जो कुछ नदियां हैं जैसे महानदी, कावेरी, कृष्णा, ये सारी की सारी नदियों का जो डेल्टा बनता है वो कोरोमंडल तट में बनता है। कहाँ बनता है, कोरोमंडल तट में ये नदियां विशाल डेल्टा का निर्माण करती हैं। ये ध्यान रखिएगा, प्रश्न पूछता है कि किस तट में सबसे ज्यादा डेल्टा बनता है, तो कोरोमंडल तट में। ठीक है, कई सारी नदियां यहाँ पे आके पानी अपना गिराती हैं और ये डेल्टा का निर्माण करती हैं। वही उत्कल तट की बात करें तो उत्कल तट पे चिल्का झील का निर्माण है। ठीक है, या चिल्का जो झील है वो कहाँ बनी है, उत्कल तट पे। क्लियर हुआ। तटीय मैदान की लंबाई कितनी है, 6100 किलोमीटर के आसपास। तटीय मैदान के पश्चिमी भाग को 3 भाग में बांटा गया है, कोंकण, कन्नड़, मालाबार। पूर्वी भाग को भी 3 भाग में बांटा गया है, उत्कल, उत्तरी सरकार, कोरोमंडल। कोरोमंडल में सबसे ज्यादा नदियां डेल्टा बनाती हैं और उत्कल तट में चिल्का झील स्थित है। क्लियर हुआ। तो ये बात हो गई किसकी, तटीय मैदानों की। किसकी बात हो गई, तटीय मैदानों की। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान से समझ लीजिए। अब हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। देखिए तटीय मैदान की बात करें
तो देखिए मालाबार तट, अब देखिए मालाबार तट का यहाँ है, ठीक है, यहाँ समझिएगा, इसके पास में ही हमारा है लक्षद्वीप। देखिए ध्यान समझिएगा, ठीक है, यहाँ छोटे छोटे समूह हैं, इसको क्या कहा गया है, लक्षद्वीप, ठीक है। यानी कि अब हम बात कर रहे हैं द्वीप समूह की। लक्षद्वीप में 3 छोटे छोटे इसके बच्चे हैं, देखिए कौन कौन से, मिनिकाय, मिनिकाय, लकाद्वीप, लकाद्वीप और एमीन द्वीप या एमीन काय, ठीक है, एमीन काय, लकाद्वीप और मिनिकाय, ये 3 द्वीपों को मिला करके 1973 में, ये 3 द्वीपों को मिला करके 1973 में लक्षद्वीप का निर्माण किया गया, यह लक्षद्वीप बनाया गया। और लक्षद्वीप का जो एरिया की हम बात करें, एरिया की बात करें तो लगभग 32 किलोमीटर स्क्वायर के आसपास। सोचिए इतना छोटा है लक्षद्वीप, केवल 32 किलोमीटर स्क्वायर है बस, उसमें भी 3 ठो द्वीप है, मिनिकाय, लक्काद्वीप, मिनिकाय, ये तीनों को मिला करके लक्षद्वीप बनाया गया है। लक्षद्वीप की राजधानी की बात करें तो कावारती है, कावारती इसकी क्या है, राजधानी है। यहां पर एक पिपली द्वीप समूह है या एक पिपली द्वीप है, जहां पर क्या है, पक्षी अभ्यारण्य, पक्षी अभ्यारण्य, यहां पर ह्यूमन यानी कि मानव नहीं है, यहाँ पे मानव का वास बिल्कुल भी नहीं है, या आप कह सकते हो एक भी मानव नहीं है, ठीक है। तो भारत के अरब सागर में कह लीजिए या भारत के पश्चिमी तट के बगल में, मालाबार तट के बगल में लक्षद्वीप स्थित है, जिसका निर्माण 3 छोटे छोटे द्वीपों से, कौन कौन, लकाद्वीप, लकाद्वीप, एमीन द्वीप और मिनिकाय, इन तीनों को मिलाकर के 1973 में लक्षद्वीप बनाया गया। लक्षद्वीप की राजधानी कावरती है, साथ ही साथ लक्षद्वीप में पिपली द्वीप समूह है, जिसमें मानव निवास बिल्कुल नहीं है, वहां पर केवल केवल एक पक्षी अभ्यारण्य है, ठीक है। इस बात को आप ध्यान रखे रहिएगा, क्लियर हुआ। वही भारत के पूर्वी की तरफ बात करें, अगर आप देखेंगे कभी मैप में तो ऐसे ऐसे ऐसी संरचनाएं कुछ बनी हुई हैं, ठीक है। इन संरचनाओं को 2 भाग में बांटा गया है। ऊपर वाले हिस्से को बोलते हैं अंडमान, ऊपर वाले हिस्से को बोलते हैं अंडमान, नीचे वाले हिस्से को बोलते हैं निकोबार। क्या बोलते हैं, निकोबार। तो इन दोनों को अगर सम्मिलित रूप से मिला दें, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। देखिए चूंकि ये थोड़ा सा, देखिए मैप में अब कंफ्यूजन, थोड़ा सा ये नीचे है, ठीक है, थोड़ा सा ये नीचे है, ठीक है। अब अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जैव विविधता बहुत ज्यादा है। जैव विविधता मतलब यहाँ पे तमाम प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। साथ ही साथ निकोबार द्वीप समूह में भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जो है वैरन ज्वालामुखी, वैरन ज्वालामुखी भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ है, निकोबार द्वीप समूह में, ठीक है। कहाँ है, निकोबार द्वीप समूह में भारत का एकमात्र सक्रिय आप कह सकते हो कि द्वीप समूह है, ज्वालामुखी है। एक चीज और ध्यान रखिएगा, यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में या अंडमान में, चूंकि ये विषुवत रेखा के आसपास है, यहाँ की जलवायु बड़ी विशिष्ट है, यहाँ पर तमाम प्रकार के जीव जंतु भी पाए जाते हैं और यहाँ बहुत घने घने जंगल भी पाए जाते हैं, ठीक है। वर्षा भी यहाँ ठीक ठाक होती है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा, क्लियर हुआ। तो देखिए अब यहाँ पर ये जो द्वीप छोटे छोटे हैं, लक्षद्वीप हो गया, अंडमान हो गया, इसका अगर हम इसका लेंथ ले लें या इसका एरिया ले लें, तब कुल मिला करके भारत का जो द्वीपीय समूह का एरिया है वो कितना है, 7516 कितना किलोमीटर, ठीक है। इसमें से 6100 किलोमीटर क्या है, तटीय मैदान, मतलब हल्का सा समुद्र से एक तरफ लगा हुआ इलाका, और पूरी तरह से लगा हुआ इलाका इसके बाद प्लस कर देंगे तो टोटल कितना हो जाएगा, 7516। इसलिए मैंने आपको जब पहले बताया था वीडियो में कि जो भारत का पानी वाला इलाका है वो कितना है, 7516, और जमीन वाला इलाका ये ऊपर वाला कितना है, 15200, ठीक है। ये भी आप इसके पहले इसमें चर्चा कर चुके होंगे, क्लियर हुआ। तो अब देखिए दोस्तों समझिएगा, जितने ये 6 भाग हैं भारत के, सभी एक दूसरे के पूरक हैं। जैसे हिमालय पर्वत, अगर हिमालय पर्वत ना होता तो बहुत सी ठंडी हवाएं जो ऊपर इधर एशिया के इस भाग से, उत्तरी भाग से आती
और पूरा पूरा भारत एकदम क्या होता है, एकदम अंटार्कटिका महाद्वीप बन जाता है। -20 सेंटीग्रेड तापमान हो जाता है, यानी कि पूरा बर्फ बन जाता है और साफ हो जाते सब लोग। तो इसकी वजह से इनका अस्तित्व है। दूसरा देखिए, उत्तर भारत के मैदान अगर ना रहे तो लोग खाना कहां से खाएंगे, यानी कि गेहूं चावल अनाज नहीं होगा तो भी देश मरेगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। पठारी भाग की बात करें तो उसमें तेल खनिज खनन मिलता है, सोना चांदी, ये और इंपॉर्टेंट है। मरुस्थल की बात करें, देखिए अब मरुस्थल की बात करें तो बलुआ मिट्टी से बड़ी बड़ी इमारतें वगैरह बनती हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तटीय भाग आप देख ही सकते हो, मसालों का व्यापार, दुनिया भर का व्यापार, समुद्री व्यापार इंपॉर्टेंट है। द्वीप समूह जो हमारे मेन है, यहाँ पे कई प्रकार की औषधियां मिलती हैं, दुर्लभ जीव जंतु मिलते हैं। तो मोटा मोटा देखा जाए 6 के 6 भाग एक दूसरे के क्या है, पूरक है। पूरक मतलब बगैर इनके इनका काम नहीं चलेगा, बगैर इनके इनका काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो दोस्तों ये थी आज की हमारी चैप्टर 2 भारत का भौतिक स्वरूप, यहीं पे एंड होता है। अगली वीडियो में हम लोग किसी अन्य चैप्टर पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।